हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। हम लोग एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ के बारे में कंप्लीट और डीप स्टडी करने वाले हैं कि जब भी हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ते हैं तो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। और नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसको बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों के पास पूरे नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक वो है सबसे पहले एसेट्स। देखो, पहले हम लोग एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर लायबिलिटीज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो, एसेट्स का मतलब होता क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में सबसे पहले आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। वैसे तो एसेट्स को हिंदी में बोलते हैं संपत्तियां, ठीक है। याद रखना, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ कवर करके चलना, ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब एसेट्स का मतलब क्या होता है यार, बिजनेस की एसेट्स क्या होती है। कोई बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी है वो उसकी क्या होती है, एसेट्स होती है। क्या बोला मैंने आप लोगों को, बिजनेस की जो भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, उसकी एसेट्स होती है। अब जब भी आप लोगों को प्रॉपर्टी का नाम ले दिया मैंने, ठीक है, तो प्रॉपर्टी का नाम लेते ही आप लोगों के माइंड में क्या चला गया, घर हो गया, मकान हो गया, ठीक है, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है। ये सारी हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है एक तरीके से, ठीक है। इतना तो पता है आप लोगों को, ठीक है। तो वही चीज यहाँ एसेट्स कहलाती है। मतलब समझ में आ गया, ठीक है। या एक और बोल दूं डेफिनेशन, बहुत सारी डेफिनेशन होती है एसेट्स। ऐसी कोई गुड्स, ठीक है, जिसके द्वारा बिजनेस को क्या हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, वो भी हमारी क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है। तो चलो डेफिनेशन पे चलते हैं, थोड़ा डेफिनेशन का पोर्शन देखते हैं। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइजेस इंक्लूडिंग अमाउंट। क्या बोला है, जो मैंने आप लोगों को चीज बोली वही लिखी हुई है कि बिजनेस की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसमें अमाउंट भी इंक्लूड है, मतलब जो पैसा है वो भी तो प्रॉपर्टी के अंदर आता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, आपकी एसेट्स कहलाती है। मीनिंग क्लियर हो गया। फिर है एनीथिंग विच विल अनेबल ए बिजनेस एंटरप्राइजेस टू गेट कैश। मैंने आपको दूसरी डेफिनेशन जो बताई है कि ऐसी कोई चीज जो क्या करती है, बिजनेस एंटरप्राइजेस को कैश प्राप्त करने में और या बेनिफिट प्राप्त करने में हेल्प करती है, वो एसेट्स कहलाती है। भाई एक चीज बताओ, अगर बिजनेस के पास खुद की प्रॉपर्टी होगी तो वो फ्यूचर के अंदर प्रॉफिट कमाएगा नहीं कमाएगा, ठीक है, वो कैश के अंदर उनको कन्वर्ट करेगा नहीं करेगा, करेगा, तो वो उसकी क्या कहलाएगी, एसेट्स कहलाएगी। मीनिंग क्लियर हो गया। फिर देखो, कैश एंड बैंक बैलेंस, जो कैश और बैंक है वो उसकी प्रॉपर्टी है, मशीनरी है उसकी प्रॉपर्टी है, स्टॉक है, फर्नीचर है, डेटर है, वो सारी उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है, एसेट्स कहलाती है अकाउंटेंसी टर्म्स के अंदर। मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों का। अब यहाँ एक वर्ड आ रहा है डेटर, यहाँ एक वर्ड आ रहा है डेटर्स। देखो, वैसे तो इनको अलग से कवर करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, लेकिन आप लोगों को यहाँ समझा देता हूँ डेटर्स का मीनिंग क्या होता है। अब अगर आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो बिजनेस में उधार भी होती है, ठीक है। तो आप लोगों ने जिनको उधार के अंदर माल बेचा है और जिनका पैसा बाकी है वो क्या कहलाते हैं, आपके डेटर्स कहलाते हैं। मीनिंग क्लियर हो गया। मतलब जो पैसा देंगे, जिनको उधार माल बेचा है वो ही पैसा देंगे, वो डेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स की, ठीक है, टाइप्स ऑफ एसेट्स। अब देखो यार, हमेशा याद रखना, जो टाइप ऑफ एसेट्स हैं, आप अलग अलग बुक्स रीड करके देखना, उनमें अलग अलग तरीके से एसेट्स को डिफाइन किया गया है, लेकिन ओवरऑल जो मीनिंग है, जितने भी टाइप्स है मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूं। जहां भी जैसा टाइप मिले आप लोग समझ जाना कि वो एसेट्स का पार्ट है। तो देखो, जो टाइप्स ऑफ एसेट्स है, एसेट्स को दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं सबसे पहले, ठीक है। पहला पार्ट होता है आपका नॉन करंट और दूसरा पार्ट होता है आपका करंट एसेट्स का। अब इनसे क्या मतलब होता है वो समझना। नॉन करंट एसेट्स कौन सी होती है और करंट एसेट्स कौन सी होती है, सबसे पहले उसका मतलब समझना है। देखो, नॉन करंट एसेट्स वह एसेट्स होती है जिनको
12 मंथ से ज़्यादा के अंदर, 12 मंथ या उससे ज़्यादा के अंदर, ठीक है, किस में कन्वर्ट किया जाता है, कैश में कन्वर्ट किया जाता है, वो हमारी क्या कहलाती है, नॉन करंट एसेट्स। मतलब जो 12 महीनों के अंदर कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं हो, वो हमारी क्या कहलाती है, नॉन करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स विद इन 12 मंथ, जो कि 12 मंथ के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारी क्या कहलाती है, करंट एसेट्स। मीनिंग क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर भी आप लोग पार्ट कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप लोगों को अलग से समझाऊंगा ताकि आपका मीनिंग क्लियर हो। देखो अगर मैं नॉन करंट एसेट्स की बात करूं तो इसमें फिक्स एसेट्स भी आती है एक तरीके से, ठीक है। अब आप लोग पूछोगे सर ये फिक्स एसेट्स क्या होती है। अब देखो फिक्स एसेट्स का मतलब ये समझना आप लोग, जो कंपनी की फिक्स होती है, फिक्स का मतलब जैसे आपका मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गया, ठीक है, ये कंपनी की फिक्स एसेट्स होती है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है वो फिक्स एसेट्स के अंदर आती है, ठीक है। मशीनरी हो गई, फर्नीचर हो गए, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, ये कंपनी की फिक्स एसेट्स होती है जिनको 12 महीनों से ज्यादा के अंदर कैश में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, उसी का पार्ट है आपका फिक्स एसेट्स। समझ में आ गया कि नॉन करंट एसेट्स कौन कौन सी होती है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं करंट एसेट्स के ऊपर। करंट एसेट्स कौन कौन सी होते हैं, जिनको मैंने क्या बोला, विद इन 12 मंथ, जिनको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, देखो स्टॉक हो गई, ठीक है, डेटर्स हो गए, बीआर हो गई, ठीक है। तो ये सारी चीजें और भी बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी करंट एसेट्स का पार्ट होती है। हम लोग इन सारी चीजों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो मतलब क्लियर हो गया आप लोगों का कि जो नॉन करंट एसेट्स है और करंट एसेट्स है उनके बीच क्या डिफरेंस होता है। करंट एसेट्स में मैंने आप लोगों को चीजें बता दी है और करंट एसेट्स में मैंने आपको बता दी है कि कौन कौन सी चीजें हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से भी जो एसेट्स है उसको टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। देखो दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी टेंजिबल और एक होती है आपकी इंटेंजिबल। अब आप पूछोगे सर ये टेंजिबल इंटेंजिबल का क्या चक्कर है, तो यार टेंजिबल का मतलब ये होता है जिनको देखा और छुआ जा सकता है, वो आपकी टेंजिबल एसेट्स होती है, ठीक है। और इंटेंजिबल जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता वो इंटेंजिबल होती है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूर्त और अमूर्त, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, मूर्त और अमूर्त। अब देखो टेंजिबल जिसको देखा और छुआ जा सकता है, यार देखो मशीनरी है, मशीन को देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, ये आपकी क्या है, टेंजिबल एसेट्स। फर्नीचर को देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, कौन सी हो गई आपकी टेंजिबल एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग, इसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, तो ये आपकी क्या हो गई, टेंजिबल एसेट्स। फिर स्टॉक है, स्टॉक को भी आप देख सकते हो और छू सकते हो। डेटर्स है, ग्राहक को भी तो देख सकते हो और छू सकते हो, तो ये सारी हमारी क्या है, टेंजिबल एसेट्स। अब आप पूछोगे सर इंटेंजिबल एसेट्स क्या होती है, तो इंटेंजिबल एसेट्स जिसको देखा और छुआ नहीं जा सकता वो होती है आपकी गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है। तो ये सारी हमारी क्या कहलाती है, इंटेंजिबल एसेट्स कहलाती है, जिनको देखा। गुडविल को यार आप देख सकते हो क्या, नहीं। छू सकते हो, नहीं। तो ये क्या होती है आपकी इंटेंजिबल एसेट्स। मीनिंग क्लियर हो गया। आई होप आपका जो मीनिंग था एसेट से रिलेटेड वो कंप्लीट हो गया होगा। एक चीज़ और याद रखना, यहाँ जो करंट एसेट्स आ रही है उस करंट एसेट्स के एक दो नाम और आप लोगों को बता देता हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। जो करंट एसेट्स है उसका दूसरा एक और नाम है, वो है आपका फ्लोटिंग एसेट्स। क्या बोला मैंने, फ्लोटिंग एसेट्स हो गया। फिर इसके अलावा एक और नाम है एक्टिव एसेट्स, फ्लोटिंग एसेट्स, एक्टिव एसेट्स। इनमें से कोई भी नाम आप लोगों को मिल सकता है या कई बार पूछ भी लिया जा सकता है। लिक्विड एसेट्स भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट लिव एसेट्स भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। ये चार नाम है
जिनसे भी करंट एसेट्स को जाना जाता है। तो आई होप आप लोगों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज एसेट्स। ठीक है, वैसे मैं आप लोगों को पूरी लिस्ट दूंगा करंट और नॉन करंट की, कौन से करंट होती है, नॉन करंट कौन सी होती है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो बेसिक टर्म्स है वो आप लोगों का अच्छे से क्लियर हो और कोई डाउट नहीं रहे। अगर आप लोगों को एसेट्स का पोर्शन समझ में आ गया है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। अब हम लोग समझने वाले हैं कि व्हाट इज लायबिलिटीज। देखो, इसको हिंदी में बोलते हैं दायित्व। अब होता क्या है उसको समझना। देखो, जो बिजनेस है उस बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, ठीक है, जो बाहर से ली जाती है। ठीक है, तो उनको भी पेमेंट करना होता है। वो कंपनी की क्या होती है, बिजनेस की क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। समझ में आया आप लोगों को? लायबिलिटीज का देखो सिंपल सा मतलब है, आप लोगों को अगर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, तो आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सामने वाले को वापस वो चीज़ दो। ठीक है, कैसे समझना कि जैसे मान लो मैं बिजनेस है, ठीक है, उस बिजनेस ने क्या किया, जो सप्लायर है, ठीक है, जो सप्लाई करता है, उससे 50,000 रुपये का माल उधार के अंदर ले लिया। अब देखो, 50,000 रुपये का उधार माल इससे ले लिया बिजनेस ने, तो बिजनेस की क्या लायबिलिटी है कि सप्लायर को 50,000 रुपये का पेमेंट बाद में कर दे। तो ये 50,000 का जो उधार के अंदर माल इसने लिया है वो कंपनी की क्या है, लायबिलिटी है। यही एक चीज आप लोगों को और समझनी है कि जो बिजनेस होता है, ठीक है, और जो ओनर होता है, क्या बोला मैंने, जो बिजनेस होता है और जो ओनर होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। याद रखना, जो वीडियो आएंगे उनके अंदर इन कंसेप्ट्स को क्लियर होंगे कि बिजनेस और जो ओनर है वो अलग अलग क्यों होते हैं। ठीक है, यहाँ एक बार सिंपल सा आप लोगों को एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि बिजनेस है और जो ओनर है वो दोनों अलग अलग होते हैं, इतना याद रखो। ठीक है, फिर ओनर जो पैसा लगाएगा, ठीक है, वो भी बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है कि बिजनेस को वापस किसको देना पड़ेगा, ओनर को देना पड़ेगा। तो ये आपकी कहलाती है लायबिलिटीज। मीनिंग क्लियर हो गया? लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? देखो, एसेट्स का मतलब हम लोगों ने क्या समझा था कि जो भी प्रॉपर्टी है बिजनेस की वो उसकी एसेट्स है। लायबिलिटीज मतलब यार जो भी उधार से पैसा लेके बिजनेस चला रहा है, ठीक है, वो उसकी लायबिलिटीज है। देखो कैसे, कोई भी फर्म्स है, मैंने इजी करके लिखा हुआ इन चीज़ों को, कोई भी फर्म्स है, ठीक है, उसकी ओ टू आउटसाइडर्स का मतलब ये होता है कि बाहर से जो भी उसने लिया है अगर वो बकाया है, बाकी का मतलब मैंने आप लोगों को अभी समझाया है, सप्लायर से माल लिया, बैंक से पैसा लिया, लोन लिया, ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी लायबिलिटीज़ है। ठीक है, जो बाहर से ली जाती है उधार के अंदर। ठीक है, तो फर्म्स की लायबिलिटी क्या हो गई कि वो उसको पेमेंट करे, वो उसकी क्या कहलाती है, लायबिलिटीज कहलाती है। प्रोप्राइटर है उसके अमाउंट को छोड़ के, ठीक है, वो क्या कहलाती है, आपकी लायबिलिटीज कहलाती है। मैंने आप लोगों को बता दिया है अभी व्हाट इज लायबिलिटीज। ठीक है, फिर लायबिलिटीज को अगर दूसरी तरीके से डिफाइन करना चाहूं, जितनी भी डेब्ट्स होती है वो आपकी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। जैसे क्रेडिटर्स हो गया, ठीक है। अब देखो इनका यूज कहाँ होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज का, वो आप लोगों को समझना है कि जब भी हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे आगे, ठीक है, तो बैलेंस शीट के दो पोर्शन होते हैं। ये सारी रामायण हम लोगों को क्यों करनी पड़ रही है, सिर्फ एक इस चीज के लिए, बैलेंस शीट के लिए। ठीक है, तो हम लोग दो पोर्शन पढ़ेंगे, एक होता है आपका लायबिलिटी साइड और एक होता है आपकी एसेट्स। ठीक है, तो लायबिलिटी साइड और एसेट साइड हम लोग पढ़ेंगे। तो एसेट साइड हम लोगों ने कंप्लीट कर ली, हम लोग पढ़ रहे हैं लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो लायबिलिटीज मतलब जो भी पैसा हम लोगों ने उधार के अंदर लिया है वो लायबिलिटीज है, और जो कंपनी की प्रॉपर्टी है वो उसकी क्या है, एसेट्स है। मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज लायबिलिटी एंड व्हाट इज एसेट्स। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज। मैंने जो आप लोगों को एसेट्स में बात बोली थी वही चीज यहाँ बोल रहा हूँ कि अलग अलग बुक्स में आप लोगों को अलग अलग टाइप्स मिल सकते हैं, लेकिन हम लोग सब टाइप्स को कवर करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं कि हम लोग इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है आपका एक्सटर्नल लायबिलिटीज, ठीक है, और दूसरा होता है आपका इंटरनल लायबिलिटीज। अब देखो इंटरनल लायबिलिटीज मतलब सबसे पहले मैं आप लोगों को यही समझा देता हूं कि इंटरनल लायबिलिटीज वह लायबिलिटीज होती है जो बिजनेस के अंदर की हो, अंदर का मतलब ओनर की हो।
जो ओनर ने पैसा लगाया है, ठीक है, तो बिजनेस की लायबिलिटी क्या है कि ओनर को वो वापस दे, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो गई, इंटरनल लायबिलिटीज, मतलब जो ओनर्स का पैसा वगैरह है, ठीक है, उसने जो लगाया है वो इंटरनल लायबिलिटीज होती है। फिर है एक्सटर्नल, अगर बाहर से कुछ लिया है, ठीक है, और वो पेमेंट करना है, उसका पेमेंट करना है, वो हमारी क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो गई, ठीक है, जैसे बैंक लोन हो गया आपका, ठीक है, बैंक ओडी हो गया, ठीक है, क्रेडिटर्स हो गए, ये सारे क्या है हमारे आउटसाइडर्स या एक्सटर्नल लायबिलिटीज बोला जाता है। एक टाइप क्लियर हो गया। अब दूसरा टाइप आप लोग समझना, दूसरा होता है आपका नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। समझेंगे इनको कि करंट और नॉन करंट होती क्या है। एसेट्स में भी हम लोगों ने पढ़ा था और लायबिलिटीज में भी हम लोग पढ़ेंगे, वही चीज है दोनों, बस एसेट्स और लायबिलिटीज लग जाती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉन करंट एसेट्स क्या होती है, जिनका महीनों से ज्यादा के अंदर केस में कन्वर्ट होती है। वही चीज यहां होगी कि जो 12 महीनों से ज्यादा के अंदर जिसका पेमेंट किया जाता है, वहां तो पेमेंट आएगा, यहां पेमेंट जाएगा। जिनका पेमेंट 12 महीनों के बाद होगा वो हमारी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। एग्जांपल ले लो, जैसे लॉन्ग टर्म लोन हो गए आपके, ठीक है, डिबेंचर हो गया, ठीक है, ये सारी क्या है हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज, मतलब जिनका पेमेंट 12 महीनों से ज्यादा के अंदर होता है वो हमारी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज। मीनिंग क्लियर हो गया। फिर आपका करंट लायबिलिटीज, देखो करंट लायबिलिटीज वह लायबिलिटीज होती है जिनका पेमेंट 12 महीनों के अंदर हो जाता है, ठीक है, वो हमारी क्या है, करंट लायबिलिटीज। यार कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज होती है, एक दो आप लोगों को बता देता हूं। जो क्रेडिटर्स है, ठीक है, बीपी है, ठीक है, बैंक ओडी है, ठीक है, ये हमारी क्या है, सब करंट लायबिलिटीज है। मीनिंग क्लियर हो गया। व्हाट इज करंट एंड नॉन करंट। 12 मंथ के अंदर पेमेंट हो गया तो करंट लायबिलिटीज है, और 12 मंथ से ज्यादा के अंदर पेमेंट हुआ है, ठीक है, या होगा, तो वो हमारी क्या है, नॉन करंट लायबिलिटीज है। मीनिंग क्लियर हो गया, करंट और नॉन करंट। यहां एक चीज आ रही है, क्रेडिटर्स और डिबेंचर। डिबेंचर हम लोग आगे कवर करने वाले हैं पूरे चैप्टर्स, लेकिन आप लोगों को यहाँ क्रेडिटर्स का एक बार मीनिंग बता देता हूं। देखो बैंक ओडी, बैंक ओडी का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट मतलब जो कुछ अकाउंट होते हैं उनके ऊपर बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देती है। आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपके अकाउंट में पैसा नहीं है लेकिन उससे ज़्यादा आप लोग निकाल सकते हो, वो ओवरड्राफ्ट, ठीक है। फिर है क्रेडिटर्स। हम लोगों ने डेटर्स का मतलब समझा था, यहाँ क्रेडिटर्स अगर बिजनेस ने किसी से उधार माल खरीदा है, ठीक है, और उसको पेमेंट करना है, वो क्या कहलाते हैं, क्रेडिटर्स। मतलब जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर्स हो गए, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज लायबिलिटीज। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यार कमेंट करके जरूर बता देना, आप लोगों के लिए काफी मेहनत की है। लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ग्रासरूट एजुकेशन। दोस्तों देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रासरूट एजुकेशन के साथ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।